खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। शरद पवार, अजीत पवार की सीक्रेट मीटिंग पर आज कांग्रेस का रिएक्शन आया है। पार्टी ने इस पर चिंता जताई है। शरद पवार और अजीत पवार की शनिवार को पुणे में हुई बैठक के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि ये हमारे लिए चिंता का विषय है और हम शरद पवार और अजीत पवार की गुप्त बैठकों को स्वीकार नहीं करते। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस के शीर्ष नेता चर्चा करेंगे। नाना पटोले ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की गुप्त मुलाकात उनकी पार्टी के लिए चिंता का विषय है। शरद पवार महाविकास अघाड़ी का हिस्सा हैं, जिसमें उनकी पार्टी के साथ शिवसेना और कांग्रेस शामिल हैं, जबकि उनके भतीजे अजीत पवार पिछले महीने एनसीपी को तोड़कर अपने समर्थकों के साथ राज्य की एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना और बीजेपी सरकार में शामिल हो गए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हर उस दल या नेता से हाथ मिलाने का फैसला किया है जो भाजपा का विरोध करने के इच्छुक हैं। ऐसे में इन कयासों में कोई सच्चाई नहीं है कि कांग्रेस शरद पवार को साथ लिए बिना अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है। इस बीच शरद पवार ने अपने गृहनगर बारामती में लोगों से कहा है कि कुछ लोगों ने अलग रास्ता अपनाया है, लेकिन जब उनको स्थिति का एहसास होगा तो वो अपने रुख को बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो लोग अपना रुख बदलें या नहीं, हम अपने रास्ते से नहीं हटेंगे जिसे हमने चुना है। शरद पवार ने ये भी कहा कि मैंने महाराष्ट्र के मतदाताओं से कहा है कि किसी के लिए मतदान करिए और अब मैं उनसे ये नहीं कह सकता कि किसी और के लिए मतदान करें, जिसका हमने लंबे समय से विरोध किया है। शरद पवार ने कहा कि वो गुरुवार को बीड में जनसभा का आयोजन करेंगे। तो लगातार अब विपक्षी गठबंधन इस संदेह में है कि कहीं पवार का जो पावर गेम है वो किसी और न पलट जाए। महाराष्ट्र की सियासत काफी गर्मा गई है और पवार के पावर पर फिलहाल प्रश्न चिन्ह लगा हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद से जब से अजीत पवार और शरद पवार की मीटिंग हुई है, ये गुप्त मुलाकात हुई है, तब से ही कांग्रेस खेमे में और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे के खेमे में लगातार खलबली मची हुई है। इस बात के संदेह लगाया जा रहा है, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि अब शायद आने वाले वक्त में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना आपस में मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं बिना शरद पवार के। ये बार बार इस बात को उठाया जा रहा है, लेकिन शरद पवार इस पर फिलहाल बार बार उनकी तरफ से जो संदेश दिया जा रहा है उसमें उनकी सफाई में यही कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम जिनको छोड़ना था वो छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन हमने एक बार साथ पकड़ लिया तो हम कहीं नहीं हिलने वाले। लेकिन शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात पर कई सवाल उठ रहे हैं। अब अपने दम पर चुनाव लड़ने की भी विपक्षी गठबंधन की बात सामने आ रही है। ये गुप्त मीटिंग क्यों हुई, इस पर भी सवाल ठोके जा रहे हैं, चाहे वो शिवसेना के सामना में लिखी हुई बात हो, चाहे फिर कांग्रेस की तरफ से तीखे सवाल दागे गए हो कि उन्हें ये मीटिंग रास नहीं आ रही है। किसी भी तरह से वो इस मीटिंग को जायज नहीं मानते हैं और उनकी पार्टी के लिए ये चिंता का विषय बनी हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अभी महाराष्ट्र की राजनीति में काफी गहमा गहमी चल रही है। बीजेपी अपनी तरफ से लगातार अजीत पवार के तौर पर एक संदेश भेजने की कोशिश कर रही है शरद पवार को कि वो आकर बीजेपी का दामन थाम ले, और इसी चीज पर, इसी कयासों पर जो गरमाई गहमी हो रही है उसी को लेकर कांग्रेस और शिवसेना काफी चिंता में नजर आ रहे हैं। बगैर शरद पवार अब उद्धव और कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी कर सकते हैं। बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि कुछ ही वक्त बचा है जब विपक्षी गठबंधन इंडिया की जो तीसरी मीटिंग है वो होने वाली है, और इससे पहले ही ये जो मुलाकात का सिलसिला है ये एक के बाद एक सामने आता जा रहा है। ये भी काफी बार देखा गया कि बगावत के बाद से करीब 1.5 महीने के अंदर अजीत पवार ने शरद पवार के साथ
4 मुलाकातें की हैं और इन मुलाकातों के बार बार होने की वजह से ये कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं पवार विपक्षी खेमे को धोखा दे सकते हैं, अपना पाला बदल सकते हैं, बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन शरद पवार की तरफ से इससे इनकार किया जा रहा है कि ऐसी किसी भी स्थिति से वो इनकार करते हैं कि वो बीजेपी के साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। लेकिन अटकलों का जो बाजार है वो काफी गर्म है। कांग्रेस और शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन में इस बात को लेकर भ्रम फैल रहा है और इस भ्रम को दूर करने के लिए शरद पवार को कोई न कोई कदम उठाना होगा। इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो काफी गर्मा चुकी है और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। आरके मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रत्नाकर सिंह प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय द्विवेदी प्रवक्ता शिवसेना कुछ ही वक्त बाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे और मुकुलेश शेख नेता एनसीपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले शुरुआत मुकुलेश जी आपसे ही करते हैं। लगातार इस बात को लेकर सवाल उठाया जा रहा है और सवाल के साथ साथ आपत्ति भी दर्ज कराई जा रही है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर शिवसेना हो। लगातार जो मुलाकात हुई है चाचा भतीजे की, शरद पवार की, अजीत पवार की, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि विपक्ष को धोखा देने की रणनीति तैयार की जा रही है एनसीपी की तरफ से। क्या कुछ ऐसा है? मुकुलेश जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मुकुलेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही आपको? हेलो हेलो जी जी मुकुलेश जी अब हम आपको सुन पा रहे हैं। जी कहिए। हेलो जी जी आवाज पहुंच रही है मुकुलेश जी। मुकुलेश जी की नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत हो रही है, उनसे दोबारा से संपर्क करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रत्नाकर सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी चलिए आपसे ही पूछ लेते हैं कि आखिर आपत्ति किस बात को लेकर है, क्यों आपत्ति जताई जा रही है? आपको इन मुलाकातों में क्या दिक्कत परेशानी है? राजनीतिक सियासत से जोड़कर इसे क्यों देखा जा रहा है? देखिए, पहली चीज तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि राजनीति में राजनीतिक पंडित लोग जो होते हैं ना वो कयास लगाते रहे, लेकिन बहुत बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कयास के विपरीत जो है रिजल्ट जो है आया है। अभी तक शरद पवार जी ने कहीं पे भी आधिकारिक रूप से कोई अपना बयान नहीं दिया है कि वो एनडीए के साथ शामिल हो रहे हैं। अभी तक शरद पवार जी के तरफ से कोई भी इशारा भी नहीं किया गया है कि वो एनडीए की तरफ जो जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनके जो राजनीतिक पंडित लोग हैं वो पूरे देश में एक ऐसा भ्रम फैलाना चाहते हैं कि जिससे कि हमारा गठबंधन जो है कमजोर हो जाए या कमजोर हो रहा है, ऐसा ये परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं। आपने देखा कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री जी सदन में किस तरह से कह रहे थे कि दिल्ली अध्यादेश गिरने के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन छोड़कर चली जाएगी। हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, इस तरह का माहौल बनाने में जो है वो महारत हासिल है उनको। लेकिन कभी भी देखिए राजनीतिक पार्टियां हैं अपना वजूद पे अपने जमीनी स्तर की जो जनता का जनादेश होता है उसके आधार पे वो लड़ाइयां लड़ती हैं। ठीक है ठीक है रत्नाकर जी, आपकी बात को हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस भ्रम को फैलाना चाह रही है, लेकिन अघाड़ी में जो सहयोगी हैं कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण भी इस बात को लेकर बड़ा दावा कर रहे हैं कि अजीत पवार के जरिए शरद पवार को बड़े ऑफर की पेशकश की गई है, उन्हें बड़े ऑफर दिए गए हैं कि आप बीजेपी में शामिल हों। इस बात को तो आप नहीं झुटला सकते ना। देखिए महाविकास आघाड़ी में जो परिस्थितियां जो हो रही हैं निश्चित रूप से हम उसको लेकर चिंतित रहेंगे, हमारा कंसर्न रहेगा। हाँ, अगर चिंता जाहिर की ही बात मैं कह रही थी रत्नाकर जी, चिंता जाहिर की बात मैं कर रही थी। सुनिए वही मैं कह रहा हूँ
अगर कहीं से भी अगर इस तरह का कुछ कयास लगाया जाता है तो हम अपने आंख और कान बंद करके तो बैठेंगे नहीं। निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से इंटैक्ट रहे और जो जनता के अंदर जो भ्रांतियां फैलाने का काम किया जा रहा है उस पर स्पष्टीकरण हो। और कहीं पे भी अगर हकीकत भी हो सकती है, अगर संभावना बनती है तो निश्चित रूप से हम उसके अनुसार अपनी नई रणनीति सेट करेंगे और नई स्ट्रेटेजी के साथ काम करेंगे। तो ये तो राजनीति में चलता रहता है ना। नहीं तो आप चाहते हैं ना इसे क्लियर किया जाए रत्नाकर जी, एनसीपी की तरफ से आप चाहते हैं इस पर क्लैरिटी मिले? देखिए अभी ये जो बहुत प्राइमरी लेवल पे ये सब बातें चल रही हैं, अगर जहां तक अभी इस तरह की जो चीजें बहुत बार होती रहती हैं, इन्होंने बहुत बार इंडिया को कहा है कि इंडिया गठबंधन ही नहीं बनेगा, सारी पार्टियां टूट जाएंगी। ये खुद की पार्टी जो है एनडीए में इनकी एक पार्टी टूट कर चली गई, 38 में 37 रह गए और हमारे ऊपर जो है ये एक परसेप्शन बनाते रहते हैं कि इंडिया कमजोर होता जा रहा है। खुद की तो समझती नहीं और हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। तो कहीं भी अगर देखिए शरद पवार जी एक बहुत वरिष्ठ नेता है और देश के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक है, निश्चित रूप से वो अपना स्टेटमेंट जरूर देंगे। अगर इस तरह से संजय द्विवेदी जी, शिवसेना के सामना के मुखपत्र है आपका, इसमें भी ये चिंता जाहिर की गई है कि मुलाकात खुले तौर पर हुई है तो कुछ मुलाकातें गुप्त रूप से हुई हैं। ऐसे में लोगों के मन में कहीं न कहीं भ्रम पैदा करने की स्थिति बनाई जा रही है। बीजेपी लगातार अजीत पवार से ऐसी मुलाकातें उन्हें धकेल कर करवाई जा रही हैं, कितनी सच्चाई इसमें? संजय द्विवेदी जी का नेटवर्क की वजह से कुछ इशू है, हम उनसे दोबारा से संपर्क करेंगे। हमारे साथ मुकलेश शेख नेता एनसीपी भी जुड़े हुए हैं। मुकलेश जी, अब आप तक ठीक से आवाज पहुंच पा रही है? जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल आ रही है। जो मैंने आपसे सवाल किया उसे मैं दोहराऊं या आप उसका जवाब देना चाहेंगे? जी, फिर से दोहराएंगे तो बेहतर होगा। मैंने पूछा कि लगातार आपकी मुलाकातों को लेकर, शरद पवार जी की मुलाकात, अजीत पवार जी की मुलाकात को लेकर जो चिंता जाहिर की जा रही है, जो नाराजगी जाहिर की जा रही है, वो शिवसेना और कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि आपकी तरफ से विपक्षी गठबंधन को धोखा देने की जो रणनीति है वो तैयार की जा रही है? देखिए, ये हवाई बातें हैं को तो बिल्कुल जनता भी जानती है कि मीडिया के माध्यम से कुछ भी टीम जो शरद पवार साहब को बदनाम करने के लिए सब काम कर रहे हैं। और अजीत पवार अगर गए हैं भाजपा के साथ तो अपनी मर्जी से गए हैं, सभी लोगों ने देखा है महाराष्ट्र की जनता ने। तो शरद पवार साहब की पार्टी है, ओरिजिनल राष्ट्रवादी पार्टी शरद पवार की है। अगर पवार साहब जाना चाहते हैं भाजपा के साथ तो कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल। सब साथ देखिए, उनका भतीजा है अजीत पवार साहब, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, वो तो अपने हिसाब से चाचा से मुलाकात करना तो गलत बात तो है नहीं। ठीक है, लेकिन अभी मेरी बात सुनिए, ये सामना वाले जो अपने उद्धव साहब ग्रुप के जो अभी आपने कहा कि सामने अखबार में उनका धंधा है, वो तो अपने तरफ से पेपर में छापेंगे, टीआरपी बटोरेंगे, उनको पेपर बेचना है। और कांग्रेस के साथ हमारी जो है राहुल गांधी सोनिया जी के साथ जो अभी आघाड़ी की जो हमारी बनी है, और हम जो भाजपा के जो विरोध में 2024 में सब मिलकर विरोध करेंगे। तो इसमें सत्य यह है कि शरद पवार साहब सबके साथ मिलकर भाजपा जो महंगाई, बेरोजगारी और भारत देश के अंदर अशांति फैला रहे हैं, उनका विरोध करने का काम करेंगे। बिल्कुल मेरे साथ, ठीक है, मेरे साथ विजय कृष्ण जी भी जुड़ गए हैं, लेकिन उनसे सवाल करूं, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द साहब की और अजीत पवार की मुलाकात को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति फिलहाल काफी उबाल पर है, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। आरके मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, विजय कृष्ण, प्रवक्ता शिवसेना, मुकलेश शेख, नेता एनसीपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय कृष्ण जी, आपके मुखपत्र से ये बात को कहा गया है कि बार बार मुलाकातें हो रही हैं, कुछ खुले तौर पर हो रही हैं तो कुछ गुप्त तौर पर हो रही हैं। ऐसे में आप ये सवाल उठा रहे हैं कि जिस हिसाब से अजीत पवार जी की बार बार मुलाकात होती है, क्या धकेल कर बीजेपी करवा रही है, या अजीत पवार जी खुद से चाहकर शरद पवार जी को अपने खेमे में बुलाने के लिए इस तरह का जो मुलाकातें हैं उसका दौर जारी है? क्योंकि उन्हें 2 ऑफर भी मिल चुके हैं बीजेपी की तरफ से, ये भी बात अब सामने खुलकर आ रही है। नाराजगी है इस बात को लेकर? पूरी तरह से आपके
समझ सकता हूँ। सभी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। मैं यही कहना चाहता हूँ, सामना में एक अच्छी तरह से एक अभिप्राय आया है। वो अभिप्राय के अनुसार क्या है कि हम बीजेपी को विरोध कर रहे हैं, कारण एक है बीजेपी आके एक नियंत्रित धोरणी में चले गए हैं। अगर बाल गंगाधर तिलक अवार्ड फंक्शन में अगर काका जी शरद पवार जी गए होते, वो सीनियर लीडर है, हम ऐसे ही देखते हैं वो उचित है। लेकिन जो लोग एनसीपी को इकट्ठा होने के लिए एक आकांक्षा रखते हैं, शिवसेना को इकट्ठा रखने को आकांक्षा रखते हैं, उन लोगों का मोरल आज कमी हो पड़ रहे हैं। इसी तरह से ये गुप्त के वजह से, इसलिए हमारा निवेदन माननीय राहुल जी ने कहा ऐसा मुलाकात जो कार्यकर्ताओं जो मोरल होता है वो कमी पड़ जाता है। और राजनीति में सांप्रदाय कहाँ है? कल आके पंत प्रधानी जी एक स्वतंत्र दिन में स्पीच को, व्याख्यान को राजनीति के तौर पर ले चले हैं। इस विषय से हम आपत्ति जताना है। बहुत 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 बुरा हो गया मणिपुर में, बहुत बुरा हो गया हरियाणा में। इसके बावजूद में आपके हमारे एनसीपी का चोट लगा है, हमको भी फीलिंग है, क्योंकि हमको भी धक्का लगा है। जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार नाराजगी है इस बात से। विजय कृष्ण जी, नाराजगी तो है ना कहीं जो मुलाकातें हो रही हैं, सवाल तो उठा रहे हैं ना। जरूर। हाँ। लेकिन जो बड़े नेता है उनको वो क्यों कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, एनसीपी लोग देखना पड़ता है। हाँ। यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है, हमारे साथ आर के मिश्रा प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं बीजेपी से। आर के मिश्रा जी, आपने सबको सुना बेहतर तरीके से। बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि बीजेपी धक्का दे देकर अजीत पवार के सहारे शरद पवार को अपने खेमे में मिलाने की कोशिश कर रही है, चाह रही है कि शरद पवार को किसी तरह मना लिया जाए तो महाराष्ट्र की सियासत में पैर जमाने में काफी आसानी हो जाएगी। आपको लगता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी पास में है? हाँ देखिए वक्ता जी, यहाँ पर देखिए मुलाकातों का दौर, अगर चाचा भतीजे मिल रहे हैं या हम किसी से मिल रहे हैं, हम रत्नाकर जी से मिल रहे हैं, हम कृष्णा जी से मिल रहे हैं, हम मुकलेश जी से मिल रहे हैं, तो ये राजनीति में ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये पता नहीं क्या समझ लेते हैं इस चीज को। मैं सबसे पहले आपको स्पष्ट कर दूं, जो कि राजनीति में ऐसे मिलना जुलना चलता रहता है, और मुझे लगता है जो ये लोग एक कदम आगे बढ़ करके चल रहे हैं। अब देखिए, हमें जहाँ तक पता चला है, कांग्रेस और शिवसेना ने अकेले दम पर भी महाराष्ट्र में 48 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश इसीलिए हो रही है ना आर के मिश्रा जी, कोशिश का जो जारी है प्रयास, वो भी तो इसीलिए जारी है कि 1.5 महीने के अंदर 4 बार मुलाकात हो जाती है। माना कि चाचा भतीजे की मुलाकात हो रही है, लेकिन सियासी मायने भी तो निकालेंगे। अब देखिए, मैं कह रहा हूँ मुलाकात होना कोई गलत नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल गलत नहीं मानती हूँ, रिश्तेदारी है, बिल्कुल मुलाकातें होंगी, गलत नहीं है। अब देखिए क्या है, विचारधारा और हमारी पॉलिसी अलग हो सकती है, लेकिन जिस तरह से आप स्वतंत्रता दिवस के ऊपर में आप जब संविधान जब संसद भवन का उद्घाटन होता है, उसमें जब विरोध करते हैं, मतलब पक्ष में हो या विपक्ष में हो, आप तो दुश्मनी निकालने पे तैयार रहते हैं। मुझे लगता है रत्नाकर जी अभी कह रहे थे, जो अमित शाह जी ने कहा था, इसके बाद आम आदमी पार्टी और इनका कांग्रेस का 36 का आंकड़ा हो जाएगा। संदीप दीक्षित जी क्या कह रहे हैं, वो भी जरा इनको सुन लेना चाहिए था। संदीप दीक्षित यही कह रहे हैं कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि अध्यादेश के ऊपर में आप सपोर्ट नहीं करिए। ये अध्यादेश लाने का मकसद ही यही है, जो भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार करना। बीजेपी की तरफ से अजीत पवार, सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर, एक मिनट बक्ता जी, पूरी बात सुन लीजिए, मैं 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। मैं कह रहा हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, तो उससे पहले और डिपार्टमेंट में देख करके केवल विजिलेंस डिपार्टमेंट को जाकर के देखने का मतलब ही नहीं होता है। आप जाकर फाइल निकाल लेंगे। एक मिनट विजय कृष्ण जी, एक मिनट। हाँ, संदीप दीक्षित का जो बयान है, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस को कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा करती है। ये जो विचारधारा की लड़ाई है, आपकी पॉलिसी की लड़ाई है, आपके सोच की लड़ाई है, ये आज अगर शरद पवार जी अजीत पवार जी से मिलते हैं, मुझे लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे से मुलाकात। बीजेपी की तरफ से अजीत पवार के जरिए क्या
पद की और एक नए ऑफर की पेशकश नहीं की गई है कि शरद पवार को केंद्र में कृषि मंत्री बना दिया जाएगा और सांसद सुप्रिया सूले को विधायक बनाया जाएगा, मंत्री बनाया जाएगा? नहीं की गई ऐसी पेशकश? देखिए बक्ता जी, देखिए ऐसा इस तरह का जो परसेप्शन है, इस तरह की जो सोच है, ये घमंडिया गठबंधन में ही हो सकता है। ये भाजपा के अंदर और एनडीए के अंदर में कभी नहीं हो सकता। हाँ, ये राजनीति है, राजनीति के अंदर में संभावनाएं बिल्कुल खाली रहती है, संभावनाएं बनी रहती है। लेकिन अभी आपका जो मुलाकात है वो आप कहेंगे जो कि अगर इस तरह की मुलाकातें हैं जो कि ऑफर दौर चल पड़ा है, तो मुझे लगता है ये बहुत कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को कम से कम विचार करना चाहिए। अपने अपने जो कदम है आप बिल्कुल सही तरीके से उठाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कोई ऑफर क्या है या नहीं जाएगा। रत्नाकर जी लगातार इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से रणनीति है, लेकिन मुलाकात अगर एक रिश्तेदारी के तौर पर, जिसे शरद पवार जी ने भी साफ तौर पर बयां किया कि वो मैं जो घर का हूं वो पिता तुल्य हूं, तो अगर ऐसी मुलाकात हो जाती है तो उसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, व्यक्तिगत मुलाकातों पे कोई दिक्कत नहीं है, पारिवारिक मुलाकातों पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता है कि ये राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं और कहीं न कहीं उसका पारिवारिक मुलाकात का नाम देकर के और कुछ राजनीतिक षड्यंत्र होगा तो निश्चित रूप से जो है हम जो गठबंधन के हिस्सेदार हैं उसमें वो हम लोग अब अलर्ट तो जरूर रहेंगे कि कहीं इस तरह की कोई खिचड़ी तो नहीं पकड़ी है। निश्चित रूप से हम उन सारी गतिविधियों पे ध्यान रखेंगे और स्पष्टीकरण निश्चित रूप से शरद पवार को देना भी चाहिए कि आखिर में क्या चल रहा है। सारी बिल्कुल विजय कृष्ण जी वो सब देखती है, सब जान रही है, तो उसको भी कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति में नहीं रखा जाए और विजय कृष्ण जी जो है बिल्कुल आना चाहिए। ये इन मुलाकातों से आपको भी दिक्कत है ना? क्यों दिक्कत हो रही है? रिश्तेदारी में मुलाकातें होती हैं। क्या ये भाजपा सरकार ये डाइग्रेशन नहीं है डिबेट से? थाने में एक अस्पताल में क्या हुआ है? म्युनिसिपल अस्पताल में 20 से ज्यादा लोगों की मलेरिया और डेंगू के वजह से वहाँ मृत्यु हो गई है। लेकिन ये लोग समझते हैं हम चुनाव में जाएंगे, चुनाव ही लड़ेंगे। ये चुनाव जीवी क्यों बन गया है ये बीजेपी? हमारा पार्टी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उन्होंने 1 साल पहले डिवाइड किया है। ऐसा ही एनसीपी के साथ है। ठीक है, बहुत चोट है हमारी। ठीक है, वक्त की कमी है विजय जी, मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी, मुझे और भी लोगों को वक्त देना होगा। काका जी पर हमको विश्वास है। ठीक है मुकेश जी देखिए, आप विपक्षी गठबंधन के साथ हैं और अब जो तीसरी मीटिंग है वो भी होने वाली है। ऐसे वक्त में शरद पवार और अजीत पवार की जो मीटिंग है वो सामने आई है। कहीं ना कहीं अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शरद पवार अजीत पवार से मिलकर अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने के लिए, उसे सिद्ध करने के लिए मुलाकात कर रहे हैं। उनकी नाराजगी को कहीं ना कहीं दूर करने के लिए कोई एक पब्लिकली जो एक स्टेटमेंट होता है वो देने की जरूरत है, उसे क्लियर करने की जरूरत है। देखिए, शरद पवार साहब एक मास लीडर है और बहुत ही बड़ा देश के लीडर है और शरद पवार साहब ने लोगों को नेता बनाया है। शरद पवार को किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। और शरद पवार साहब के बारे में जो हमारे मित्र कह रहे हैं कि पुष्टिकरण देना चाहिए, अरे भैया तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। आपको विश्वास है तो हमारे साथ रहो, हमें विश्वास है आपके साथ सब रह रहे हैं। तो ये दूसरे की बातों का हवाई सुन के ये सब बातें करना ठीक नहीं है। ये मीडिया के जरूरत से कुछ लोग हमारे जो गठबंधन को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। हम बिल्कुल शरद पवार के लोग, शरद पवार के कार्यकर्ता, हमारे भाजपा के आने वाले समय इस गठबंधन के अंदर देखा जाएगा। शरद पवार जिस तरह विरोध करते हैं हम उनके साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल, अभी तय करना मुश्किल है। ठीक है, हम कहाँ जा रहे, क्या जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर अब पार्टियों में आपस में ही कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक जो भ्रम की स्थिति है वो पैदा हुई है और उसे दूर नहीं किया जा पा रहा है। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। तो अब पवार के पावर पर संदेह होने लगा है। शिवसेना और कांग्रेस की तरफ से यहां तक कह दिया गया है कि लोकसभा सीटों को, लोकसभा चुनाव को वो अपने दम पर लड़ सकते हैं, एनसीपी की कोई जरूरत नहीं है। इधर बीजेपी अजीत पवार के सहारे शरद पवार को अपने खेमे में मिलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि महाराष्ट्र की लोकसभा की 35 से 40 सीटें हैं जिन पर एनसीपी का प्रभाव है और ऐसे में बीजेपी चाहती है कि महाराष्ट्र में अगर पूरे तौर पर सियासत करनी है तो शरद पवार को अपने खेमे में लाना होगा। ये देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।